प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्यकालीन मुख्य परीक्षा के संदर्भ में सूफीवाद का ही टॉपिक लेंगे और सूफीवाद का आज तीसरा लेक्चर ले रहे हैं और इसमें हम आपको भारत में सूफीवाद का क्या प्रभाव पड़ा ये टॉपिक होगा कि भारत में सूफीवाद का प्रभाव। हाँ, तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। हाँ, भारत में सूफीवाद का प्रभाव। देखिए, प्रश्न इस पे आता है कि भारत में सूफीवाद के प्रभाव की व्याख्या करें, भारत में सूफीवाद का क्या प्रभाव पड़ा स्पष्ट करें, भारत में सूफीवाद के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। इस पे भी प्रश्न आता है, मूल्यांकन पर भी प्रश्न आता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या लिखना चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी प्रश्न लिख रहे हैं और वो 150 शब्द या उससे ऊपर का है तो उसमें एक भूमिका जरूर हमें लिखनी चाहिए। यद्यपि जब कभी बहुत लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में आ जाते हैं कुछ इस तरह के, तो उसमें भूमिका देने का कोई औचित्य नहीं होता, सीधे उत्तर से शुरुआत की जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए भूमिका देखते हैं। भारत में सूफीवाद का प्रभाव। तो देखिए, सूफीवाद इस्लाम की एक आध्यात्मिक विचारधारा है और सूफीवाद का जन्म अगर देखा जाए तो मध्य एशिया क्षेत्र में अगर हुआ है। ठीक है, तो मध्य एशिया में सूफीवाद का जन्म हुआ और मध्य एशिया से ही ये भारत की भूमि में आया, भारत आया और फिर आप देखेंगे कि भारत की ही भूमि पर ये पुष्पित पल्लवित हुआ, पल्लवित हुआ। इसका मतलब यही है कि भारत में इसका विकास हुआ। ठीक है, तो इस तरह से अब यहां पर सूफीवाद के अनेक सिलसिले हुए और उन सिलसिलों का प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, यानी भारत में आप देखेंगे सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में इनका प्रभाव देखा जा सकता है, यद्यपि इनकी कुछ सीमाएं भी देखने को मिलती हैं। तो भूमिका में आपको यही लिखना है कि सूफीवाद इस्लाम की एक विचारधारा है जिसका जन्म मध्य एशिया में हुआ और मध्य एशिया से ही सूफीवाद का आगमन हुआ भारत में और भारत में आकर के ये पुष्पित और पल्लवित हुआ, अर्थात विकसित हुआ। सूफीवाद का भारत में सूफीवाद के अनेक शाखाएं रहीं, इन सब का प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ा। तो हम मोटे तौर पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में इसके प्रभाव को देख सकते हैं। इस तरह से आपको ये भूमिका एक लिखनी चाहिए। तो ये हमने भूमिका के बारे में कि जब सूफीवाद पर आप लिखें तो किस तरह की भूमिका देनी चाहिए, ये हमने आपको बताया। ठीक है, तो ये भूमिका आप तैयार कर लेंगे और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आगे फिर इसका मेन उत्तर आप लिखेंगे। अब मेन उत्तर की शुरुआत आपको करनी है। भूमिका देने के बाद आपको प्रश्न का जो मूल उत्तर है उसकी शुरुआत करनी है। अब शुरुआत ये करेंगे कि चूंकि भूमिका में ही आपने ये लिख दिया कि सूफीवाद का प्रभाव सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है, यद्यपि इनकी कुछ सीमाएं हैं, तो इन्हीं बिंदुओं को आगे के उत्तर में आपको पूरा लिखना है, विश्लेषित करना है। ठीक है, और यही फिर आपका उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सामाजिक क्षेत्र में, भारत में सूफीवाद का सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, इसका पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमने हेडिंग जरूर डाल दी है आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर आप बिना हेडिंग के पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तो वो सर्वोत्तम उत्तर रहेगा। ठीक है,
तो ये भी ध्यान में आपको रखना है आपके समझ के लिए कि ये टॉपिक, ये प्रभाव क्या है, सामाजिक प्रभाव। लेकिन आपको जब लिखना होगा तो जो बिंदु बताएं उसको लिखने का आप स्वयं अभ्यास करें और स्वयं के प्रयासों से ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वही चीज हम लिखा देंगे तो आपका प्रयास फिर नगण्य रहेगा, आप प्रयास नहीं करेंगे, फिर वो अंदर से आप लेखन शैली को विकसित नहीं कर सकते। चलिए, तो सूफीवाद का भारत के सामाजिक जीवन पर आप देखेंगे कि प्रभाव पड़ता है। अनेक समाज के सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों पर इसके प्रभाव को देखा जा सकता है। ठीक, देखिए, जब तुर्क भारत आए, तो तुर्क भारत में एक आक्रांता के रूप में आते हैं। ठीक है, आक्रमण करते हैं, भारतीयों को पराजित करते हैं, खून खराबा करते हैं, नरसंहार करते हैं, ये सब होता है। तो तुर्कों ने जब भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली तो युद्ध और विजय के द्वारा, ठीक है, और उस युद्ध विजय में भारतीयों का नरसंहार भी हुआ, अनेक भारतीय मारे गए। तो इसलिए आप देखेंगे कि तुर्कों ने भारत में इस्लाम की एक क्रूर छवि निर्मित की। ठीक है, मतलब क्योंकि ये आक्रांता के रूप में आए, युद्ध किए, युद्ध में भारतीयों को पराजित किए और तब अपनी सत्ता स्थापित किए, तो इन्होंने इस्लाम की एक क्रूर छवि की स्थापना की। तो भारतीयों के मन में, उनके मन मस्तिष्क में इस्लाम को इस नजरिए से देखा जाता था कि अरे ये इस्लाम के अनुयायी हैं, बहुत बड़े आक्रांता हैं, योद्धा हैं, नरसंहार करते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन अब जब तुर्कों के आगमन के बाद भारत में बड़ी संख्या में सूफी आते हैं, तो इन सूफी संतों ने अपने उदारवादी एवं मानवतावादी विचारों से, इन्होंने उदारवादी मानवतावादी विचारों का प्रचार प्रसार किया, भाईचारा, समानता, प्रेम के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इन्होंने, आप देखेंगे कि जो अभी तक इस्लाम की एक क्रूर छवि थी, इन्होंने इस्लाम की मानवीय छवि में परिवर्तन कर दिया कि इस्लाम एक मानवतावादी धर्म है। ठीक है, क्योंकि उदारता के सिद्धांतों का प्रचार किया, भाईचारा, समानता, प्रेम का विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। तो जो अभी तक इस्लाम की एक क्रूर छवि भारतीयों के मन मस्तिष्क में थी, सूफी संतों का प्रभाव ये रहा कि इन्होंने इस्लाम की मानवीय छवि निर्मित कर दी। और इस नजरिए से अगर देखा जाए तो इन्होंने एक तरह से भारत में तुर्क शासकों के लिए एक सामाजिक आधार निर्मित कर दिया। कौन सा आधार? सामाजिक आधार निर्मित किया। यानी अब समाज जो है, इस्लाम की क्रूर छवि की जगह इस्लाम की मानवीय छवि को देखा, तो निश्चित रूप से भारतीय समाज का समर्थन फिर तुर्क शासकों को प्राप्त होगा। ठीक है, तो इन सूफी संतों ने ही भारत में तुर्क शासकों के लिए एक सामाजिक आधार का निर्माण किया। सामाजिक आधार क्या कर दिया? निर्मित कर दिया। ठीक है, निर्मित कर दिया। ठीक, तो एक पॉइंट तो इसको आप फिर से आपको समझा दें कि तुर्क एक आक्रांता के रूप में आए, युद्ध और विजय के द्वारा इन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, इसलिए भारतीयों के मन मस्तिष्क में इस्लाम की एक क्रूर छवि निर्मित हुई। लेकिन जब सूफी संतों का आगमन हुआ तो सूफी संत उदारवादी थे, मानवतावादी थे। इन्होंने भारतीय समाज में भाईचारा, समानता, प्रेम, सहिष्णुता जैसी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। तो परिणाम क्या हुआ कि
जो इस्लाम की क्रूर छवि थी अब वो इस्लाम की मानवीय छवि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इस्लाम की जब मानवीय छवि बनेगी तो एक तरह से इन्हीं सूफी संतों ने तुर्क शासकों के लिए एक सामाजिक आधार का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो एक तो ये महत्वपूर्ण प्रभाव आपको दिखाना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रभाव। देखिए दूसरी चीज, एक तो ये हो गया, दूसरी चीज आप देखेंगे कि सूफीवाद मध्यकालीन भारत में एक सामाजिक शक्ति के रूप में काम किया, सामाजिक शक्ति के रूप में काम किया। ठीक है, तो सामाजिक शक्ति के रूप में भी सूफीवाद क्या करता है, कार्य करता है। और फिर इसने समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध भाई दास प्रथा, जुआखोरी, वेश्यावृत्ति, शराबखोरी, इन सब के विरुद्ध इन्होंने आवाज बुलंद की कि ये उपयुक्त नहीं है, इन्हें समाप्त होना चाहिए। और एक तरह से अगर देखा जाए तो इन्होंने जो भारत के नवयुवक थे, जो इनके अनुयायी बने, मुस्लिम जो युवक थे, कुछ अन्य हिंदू युवक जो इनके अनुयायी बने, उनका नैतिक चरित्र का उत्थान किया, नैतिक आचरण को उत्थान करने में भी इनकी क्या रहती है, भूमिका रही। और फिर आप देखेंगे कि इन्होंने हिंदू एवं मुस्लिम समाज के बीच, मुस्लिम समाज के बीच, ये दो समाज थे, इन समाज के बीच सूफियों ने सेतु का कार्य किया, सेतु जोड़ने का कार्य किया। और आप देखेंगे कि बहुत सारी हिंदू परंपराओं को इन्होंने अपनाया, हिंदू संत भी कुछ मुस्लिम परंपराओं को अपनाया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम समाज के बीच में सूफी संतों ने सेतु का कार्य किया, दो समाजों को जोड़ने का कार्य किया, जो द्वेष भाव था उसे दूर करने का प्रयास किया इन सूफी संतों ने। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में इनका प्रभाव, पहला प्रभाव क्या हमने बताया कि तुर्की शासकों के लिए इन्होंने एक सामाजिक आधार का निर्माण किया। दूसरी चीज, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया, युवाओं के नैतिक उत्थान का काम किया। और तीसरी चीज अगर देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम समाज को जोड़ने का कार्य किया, दोनों के बीच में प्रेम भाव स्थापित करने का कार्य किया। ये हम सामाजिक प्रभाव के रूप में देख सकते हैं। तो ये हमने आपको सामाजिक प्रभाव बताया कि ये सूफीवाद का क्या पड़ता है, सामाजिक प्रभाव पड़ता है। तो इसको बिंदु देखिए, पहले क्या है, आप कॉपी में कुछ पॉइंट्स नोट किए, जैसे नंबर 1, सूफीवाद ने भारत में तुर्क शासकों के लिए सामाजिक आधार निर्मित कर दिया, ये पॉइंट नोट किया। अब इसी को आप पैराग्राफ में बनाइए। ठीक है, हमने जो अब हमारे कुछ पॉइंट कि जब तुर्क भारत आए तो आक्रांता के रूप में आए, आक्रांता के रूप में युद्ध और विजय के द्वारा भारत में सत्ता स्थापित की। इस कारण से इस्लाम की कौन सी छवि निर्मित हुई भारत में, क्रूर छवि, कि अरे इस्लाम धर्म के अनुयायी क्रूर हैं। तो एक ये थी। लेकिन जब सूफी लोग आए तो सूफी संतों ने उदारवादी, मानवतावादी दृष्टिकोणों का प्रचार किया, भाईचारा, समानता, प्रेम का प्रचार किया। तो इनके सिद्धांतों ने जो अभी तक भारतीयों के मन मस्तिष्क में इस्लाम की क्रूर छवि निर्मित थी उसे बदल दिया। अब इस्लाम की मानवीय छवि आ गई, और मानवीय छवि आ गई तो तुर्क शासकों के लिए सामाजिक आधार निर्मित हो गया। ठीक है, समाज के लोग अब तुर्क शासकों को अपना शासक मानने लगे, अब आक्रांता की जगह क्या मानने लगे, शासक मानने लगे। तो एक पॉइंट को इस तरह से, यानी पॉइंट के द्वारा ही विश्लेषित कर सकते हैं। एक चीज ये चीज समझिए कि आप रट के नहीं लिख सकते, कुछ पॉइंट आप जो है ध्यान में रखिए और उन पॉइंट्स को वाक्य बनाइए, वाक्य से पैराग्राफ बन जाएगा। और ये कला आपको विकसित करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आप बिल्कुल
अधूरे रह जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या कहा कि सूफीवाद ने मध्यकालीन भारत में सामाजिक शक्ति के रूप में काम किया। कैसे? समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई, युवाओं के नैतिक चरित्र का निर्माण किया, ये शक्ति। तीसरी चीज, हिंदू और मुस्लिम समाज को जोड़ने का कार्य, सेतु का कार्य किया, और इस तरह 3 बिंदुओं के माध्यम से इनके सामाजिक प्रभाव को स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट यानी दूसरा क्षेत्र क्या है जहां राजनीतिक प्रभाव, यानी सूफीवाद का भारत में राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, यह हमें देखना है। देखिए, सूफीवाद का भारत के राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा। कुछ सूफी संत अगर देखा जाए तो कुछ सूफी संत जो है सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किए, सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किए। ठीक है। और फिर उनमें से कुछ संत तो राजनीति में भी प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने लगे। ठीक है। एक उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो सुहरावर्दी सिलसिले के संत शेख बहाउद्दीन जकारिया थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है। ये इल्तुतमिश का संरक्षण प्राप्त किया, रहते थे ये मुल्तान में, और फिर इन्होंने मुल्तान विजय में इल्तुतमिश की मदद की। मुल्तान को जीतने में इल्तुतमिश की मदद किसने की थी? एक सूफी संत शेख बहाउद्दीन जकारिया। इनकी मदद से इल्तुतमिश ने मुल्तान और सिंध को जीता और अपने सल्तनत में मिलाया। तो ये क्या है? ये राजनीतिक रूप से भाग लेना। तो राजनीतिक क्षेत्र में सुल्तानों, कभी कभी कुछ संत सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त करते थे, उनको राजनीतिक रूप से सहयोग करते थे। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो इन सूफी संतों ने, आप देखेंगे कि एक राजनीतिक गुट के रूप में, इसे हम दबाव गुट कह सकते हैं, बल्कि राजनीतिक शब्द अगर हम कहें तो हटा सकते हैं ये शब्द, ये। ठीक है। तो ये सूफी संत एक दबाव गुट के रूप में भी काम करते हैं। कैसे? मतलब ये सूफी संत ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते थे जिससे शासक जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए प्रेरित होता था। तो शासकों को जन कल्याणकारी कार्य करने के लिए सूफी संत क्या करते थे? प्रेरित करते थे और इस तरह से दबाव बनाते थे, तो दबाव गुट की तरह। ठीक है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक और अकबर द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों में सूफी संतों की भूमिका देखी जाती है। देखिए, नासिरुद्दीन चिराग देहलवी का प्रभाव फिरोज तुगलक पर था और उनके प्रभाव में आके इसने अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए। शेख सलीम चिश्ती का प्रभाव अकबर पर था, उनके प्रभाव में आकर के अकबर अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए। तो इस दृष्टि से इनका राजनीतिक प्रभाव देखा जा सकता है। पहला प्रभाव कि सूफी लोग सुल्तानों को प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किए, और दूसरा सूफी लोग एक दबाव गुट के रूप में कार्य करते थे जिससे कि शासक लोक कल्याणकारी या जन कल्याणकारी कार्य कर सके। ठीक है। तो ये हमने आपको राजनीतिक प्रभाव की, इस तरह का राजनीतिक प्रभाव भी इनका पड़ा। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव क्या पड़ा। यानी सूफीवाद का भारत के आर्थिक क्षेत्र में भी प्रभाव देखा जाता है कि आर्थिक क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पड़ा। ठीक है। अब आर्थिक क्षेत्र में कैसे प्रभाव पड़ा?
पहली चीज तो सूफीवाद ने भारत के व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। व्यापार वाणिज्य के विकास में यह क्या किए, योगदान किए। ठीक है, कैसे? दो तरह से। पहली चीज तो यह है कि सूफी लोग अपनी खानकाहों में लोगों को ताबीज देते थे, विभिन्न बाधाओं से लोग बचे, इसके लिए सूफी संत ताबीज देते थे। बदले में लोग इन्हें, आप देखेंगे कि धन देते थे, भले वो श्रद्धा स्वरूप दे, ठीक है, तो श्रद्धा स्वरूप धन देते थे। तो सूफी खानकाहों में धन एकत्र होने लगा, सूफियों के पास ये धन एकत्र हुआ, और ये धन को ये क्या करने लगे कि व्यापारियों को उधार देने लगे, यानी एक तरह से बैंकिंग का काम करने लगे, और इससे व्यापार का विकास हुआ, क्योंकि व्यापारियों को जो है धन मिलने लगा सूफी संतों से, और उस धन को व्यापार में लगाए तो व्यापार का विकास हुआ। दूसरी चीज अगर आप देखें तो ये जो सूफी खानकाह होती थी, ये व्यापारियों का मिलन स्थल हो जाता था, व्यापारियों का मिलन स्थल। ठीक है, ये यहां दूर दूर के व्यापारी आकर के इन खानकाहों में आते थे, संतों से आशीर्वाद लेते थे और एक दूसरे से मिलते थे। तो व्यापारियों के एक दूसरे के मिलने से भी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, एक व्यापारी दूसरे प्रदेश से आया, मिला और अपने यहाँ आमंत्रित किया, तो यहाँ का व्यापारी दूसरे प्रदेश में जाने लगा, तो व्यापार वाणिज्य को क्या हुआ, बढ़ावा मिला। तो व्यापार वाणिज्य के विकास में ये योगदान इस रूप में देते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज अगर आप देखें तो सूफीवाद ने भारत में नगरीकरण को भी प्रोत्साहन दिया, नगरीकरण के विकास में योगदान, नगरीकरण को प्रोत्साहन, यानी नगरीकरण के विकास में ये क्या करते हैं, योगदान देते हैं। कैसे योगदान देते हैं आप देखेंगे कि प्रायः जो सूफी संत होते थे वो जंगल में, वीरान क्षेत्र में, क्योंकि जंगल में एकांत होता था, ये सूफी संत एकांत में रहना पसंद करते थे, तो जंगल में अपनी खानकाह स्थापित कर लेते थे। एक चीज, फिर बाद में धीरे धीरे या बस्तियों के पास भी एकांत में कर लिए, फिर मृत्यु के बाद उसी स्थान पर या कहीं भी इनकी दरगाह बन जाती थी। ठीक है, अब ये जो इनकी खानकाह जहां भी स्थापित किए, चाहे वो बस्ती में या बस्ती से बाहर या जंगल में, तो ये खानकाह और दरगाह क्या बन जाते थे, लोगों के लिए तीर्थ स्थल बन जाते थे। क्या बनते थे, तीर्थ स्थल बनते थे। ठीक है, ये तीर्थ स्थल, और जब तीर्थ स्थल के रूप में ये परिवर्तित होंगे तो यहाँ बड़ी संख्या में लोगों का आगमन होगा, बस्तियां आसपास बसेंगी, दुकानें होंगी, रुकने के स्थान होंगे, ये सब बनने लगे, और देखते देखते ये जो तीर्थ स्थल, खानकाह दरगाह के स्थल तीर्थ स्थल बन गए, ये नगर का रूप धारण करते हैं। तो ये इस तरह से आप देखेंगे कि नगरीकरण को भी प्रोत्साहन मिला। तीसरी चीज अगर आप देखें तो कृषि को प्रोत्साहन। ठीक है, तो कृषि को भी ये क्या करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। कृषि को प्रोत्साहन किस रूप में? पहली चीज तो सूफी संतों ने कृषि और व्यापार वाणिज्य को मान्यता देकर कि
लोगों को करना चाहिए, मान्यता देना, इनसे अलग नहीं रहना चाहिए कि कृषि ना करें, व्यापार वाणिज्य ना करें, ऐसा कोई रोक नहीं लगाया, बल्कि कृषि और व्यापार वाणिज्य को मान्यता दे करके इन्होंने कृषि और व्यापार वाणिज्य दोनों को प्रोत्साहन दिया। दूसरी चीज अगर देखा जाए कृषि के प्रोत्साहन में, ये सूफी संत प्रायः एकांत में यानी जंगल में अपनी खानकाह स्थापित करते थे, और जब जंगल में ये बस जाते थे, खानकाह बन गई, इनका आश्रम बन गया, तो लोग क्या करते थे कि सूफी संतों के आसपास स्वयं बसना शुरू करते थे। तो ये क्या करते थे, जंगल साफ करने लगे, जंगल को साफ कर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया। भूमि को आबाद, जो अभी तक गैर आबाद क्षेत्र था, जहां कोई न जाता था, न रहता था, न खेती होती थी, इन लोगों ने, जब सूफी संतों ने खानकाह स्थापित की, तो आसपास के जंगल को साफ करके उसे कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित कर दिया। यानी जिन क्षेत्रों में कृषि नहीं होती थी वहां भी कृषि होने लगी, वह आबाद क्षेत्र हो गया। तो इस तरह से सूफीवाद ने कृषि को भी प्रोत्साहन दिया। तो व्यापार वाणिज्य के विकास में योगदान, नगरीकरण को प्रोत्साहन, कृषि को प्रोत्साहन, ये सूफीवाद की देन के रूप में देखा जा सकता है। तो ये फिर इसके बाद अगर आप देखें, फिर सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव, कि इनका सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, तो आप देखेंगे कि सूफीवाद का भारत में सांस्कृतिक क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा। आप देखेंगे कि भाषा, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों को आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, प्रभावित किया। ठीक है। अब तो सांस्कृतिक क्षेत्र में मुख्यतः भाषा, साहित्य और संगीत को विशेष रूप से सूफियों ने प्रोत्साहन दिया। अब देखेंगे कि भाषा के रूप में अगर देखा जाए तो उर्दू भाषा ये सूफी संतों की देन है। किसकी देन है? सूफी संतों की। ठीक है, क्योंकि सूफी लोग बाहर से आए थे, मध्य एशिया से भारत आए, उन्हें भारतीय भाषाओं का ज्ञान नहीं था, वो फारसी जानते थे। जब भारत में आए तो फारसी भाषा के साथ कुछ हिंदी शब्द मिला करके बोलने लगे और एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे हम उर्दू के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि अमीर खुसरो जो स्वयं एक सूफी संत थे, उन्होंने ही हिंदवी को जन्म दिया था। उसी से फिर आगे उर्दू भाषा का भी विकास हुआ। तो उर्दू भाषा किसकी देन है? ये सूफी संतों की देन है। फिर उर्दू भाषा में अनेक साहित्य भी रचे गए। सूफी संतों ने अनेक ग्रंथ रचे। आप देखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी ये एक साहित्यकार हुए, कवि हुए, ये सूफी संत थे और इन्होंने परिष्कृत अवधि में, अवधि भाषा में आप देखेंगे कि पद्मावत महाकाव्य की रचना की। पद्मावत, तो पद्मावत महाकाव्य की रचना की। अन्य ग्रंथ भी लिखे इन्होंने, अखरावट की रचना की, आखिरी कलाम की रचना की। ठीक है, तो ये भी सूफी संत थे, इन्होंने अवधी भाषा में साहित्य के विकास में योगदान दिया। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि पंजाबी भाषा में अनेक साहित्य सूफी संतों ने रचा। फारसी भाषा में सूफी संतों ने के उपदेशों को संकलित किया गया। फारसी भाषा में फवायदुल फवाद ये ग्रंथ संकलित हुआ। हामिद कलंदर ने, आप देखेंगे कि ख्वाजा मोइन शेख निजामुद्दीन औलिया के उपदेशों को इस ग्रंथ में संकलित किया। फिर आप देखें खैर उल मजलिस,
ये ग्रंथ संकलित किया गया। पहला अमीर हसन सिद्दी ने, दूसरा खैरुल मंजिल हामिद कलंदर ने। ठीक है, इसको इस तरह से कीजिएगा। खैरुल मंजिल मजलिस नामक ग्रंथ में शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी के उपदेश संकलित किए गए। तो इस तरह से अनेक संतों के उपदेशों से संबंधित ग्रंथ रचे गए। तो एक तो भाषा साहित्य का विकास हुआ। इसके बाद अगर देखा जाए तो संगीत के क्षेत्र में भी इनकी देन रही, खासकर चिश्ती सिलसिला। तो चिश्ती सिलसिला के जो संत थे वो संगीत को विशेष महत्व देते थे। संगीत के आध्यात्मिक महत्व को उन्होंने स्पष्ट किया कि संगीत का आध्यात्मिक महत्व है, और एक साथ बैठ करके ये अल्लाह का गुणगान गाया करते थे। तो संगीत के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो संगीत की एक विधा कव्वाली है, कव्वाली। तो कव्वाली का जो विकास हुआ है वो सूफियों ने किया है। सूफी संतों के द्वारा संगीत के क्षेत्र में कव्वाली का विकास हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि संगीत के क्षेत्र में भी इनकी भूमिका रही। तो ये सांस्कृतिक प्रभाव, उर्दू भाषा का आगमन, अन्य साहित्य का विकास, पंजाबी में ग्रंथ, फारसी भाषा में ग्रंथ, इस तरह से सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रभाव आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये तो प्रभाव हो गया सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे सूफीवाद का प्रभाव तो महत्वपूर्ण है, क्या इनकी कुछ सीमाएं भी थीं, उन पे चर्चा करेंगे। सूफीवाद की सीमाएं देखिए, भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो सूफीवाद का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। सूफीवाद ने भारत के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया, लेकिन सूफीवाद की अपनी कुछ सीमाएं थीं। सीमाएं जहां वो कुछ अधिक नहीं कर सके या उसका मतलब अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो उसे हम सीमाओं के रूप में, जो नकारात्मक प्रभाव है वो हम सीमाओं के रूप में दर्शाएंगे। ठीक, सकारात्मक प्रभाव प्रभाव के रूप में। तो सूफीवाद महत्वपूर्ण होते हुए भी इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। जैसे आप देखेंगे कि सूफीवाद या के बहुत प्रयासों के बाद भी जो भारत में आप देखेंगे कि कुरीतियां विद्यमान थी, वो दूर नहीं हो सकी। ये जो कुरीतियां थी, आप देखेंगे कि भारत में जात पात प्रथा थी, छुआछूत की परंपरा थी, अन्य तमाम कुरीतियां विद्यमान थी। इनके वेश्यावृत्ति, शराबखोरी, दास प्रथा, इनके बहुत प्रयत्नों के बाद भी ये सब बनी रही। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी सीमा है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि बहुत प्रयासों के बाद भी ये हिंदू एवं मुसलमानों के बीच उत्पन्न जो भेदभाव है, मतलब भेद था जो, उसे भेद को दूर नहीं कर सके, दूर नहीं कर सके, मतभेद बने रहे। ठीक है, तो हिंदू मुसलमानों के जो मतभेद थे वो बहुत प्रयास के बाद भी आप देखेंगे बने रहे। तीसरी चीज अगर आप देखें तो बहुत सारे सूफी संत थे जो समय समय पर चमत्कार करते थे, अपनी सिद्धियों से ये चमत्कार करते थे। तो चमत्कारों से आप देखेंगे कि क्या होता है, अंधविश्वास को बढ़ावा मिला, अंधविश्वास को बढ़ावा, ये चमत्कारों से अंधविश्वास को कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये अंधविश्वास फैला। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब चमत्कार से कुछ चीजें दूर होने लगी तो जो विज्ञान तकनीक का विकास था, विज्ञान तकनीक का जो विकास है वो क्या होगा, वो कमजोर पड़ जाएगा। तो विज्ञान तकनीक क्या हुआ, कमजोर हुआ, क्योंकि चमत्कार जहां होगा वहां फिर तर्क, विज्ञान, तकनीक, ये सब क्या होंगे, कमजोर होंगे।
तो ये चीज आप देखेंगे कि ये इनकी कुछ सीमाएं रहीं, इन सीमाओं को भी आप उल्लेख करेंगे। भारत में बहुत प्रयासों के बाद कुरीतियां नहीं दूर कर सके, हिंदू मुसलमानों में जो भेद बना था उसे नहीं दूर कर पाए, चमत्कार करते थे, अंधविश्वास को बढ़ावा मिला, जिसके कारण विज्ञान तकनीक क्या हुआ, कमजोर होता है। ठीक है, तो ये चीज इस सीमाओं के रूप में आप दर्शाएंगे कि ये सूफीवाद की सीमाएं थीं। और अंत में अगर देखें तो निष्कर्ष, अब निष्कर्ष कैसा होना चाहिए? निष्कर्ष प्रायः सकारात्मक होना चाहिए। अब कैसे लिखेंगे कि यद्यपि सूफीवाद की कुछ सीमाएं अवश्य दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद भी भारत में सूफीवाद का विशेष महत्व रहा, क्योंकि सूफीवाद ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र को व्यापक रूप से प्रभावित किया। हाँ, तो इस तरह से निष्कर्ष क्या हुआ, सकारात्मक हुआ। तो ये निष्कर्ष आप यानी सीमाएं जरूर देखने को मिलती हैं, ये बताएंगे, सीमाएं थीं, इसको स्वीकार करें कि सूफीवाद की कुछ सीमाएं अवश्य थीं, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद, इन सीमाओं के बावजूद सूफीवाद का भारतीय समाज में क्या रहा है, महत्व रहा है, महत्वपूर्ण स्थान रहा, क्योंकि इसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया। ठीक है, तो ये चीज आपको हमने बताया कि इस तरह से आपको लिखना है। अब इस पे अगर आप देखेंगे कि दो तरह के प्रश्न आएंगे। पहली चीज तो अगर आप देखें, पहला प्रश्न वो हम आपको बता दें कि भारत में सूफीवाद के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, यह प्रश्न है। अब यहां शब्द मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन का मतलब यह है कि किसी चीज का जब आप मूल्यांकन करते हैं तो उसका सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों लिखना है। सकारात्मक पक्ष भी लिखना है, ठीक है, ये, और सकारात्मक पक्ष के रूप में जो प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव, वो लिखेंगे, और नकारात्मक पक्ष भी लिखना है। नकारात्मक पक्ष के रूप में क्या लिखेंगे, सीमाएं लिखेंगे। ठीक है, और फिर दोनों जब हो गया तो फिर आप क्या लिखेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। तो जब मूल्यांकन पे समीक्षा या मूल्यांकन या आलोचनात्मक परीक्षण, ये तीन चीजें आती हैं, तो आपको सकारात्मक, नकारात्मक के साथ साथ निष्कर्ष देना चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद अब मान लिया आ गया सीधा सीधा कि भारत में सूफीवाद का क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। का क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। ये पड़ा, स्पष्ट कीजिए। तो यहां फिर केवल प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव लिखिए। ठीक है, इसमें सीधा सीधा सकारात्मक प्रभाव देना होगा। फिर निष्कर्ष देने की भी जरूरत नहीं है, सकारात्मक प्रभाव लिख दें। सकारात्मक प्रभाव में भूमिका लिखिए, फिर सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव के बाद उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका भी कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो ऐसे लिखना होगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो हमने ये सूफीवाद जो मेंस के नजरिए से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो हमने बताया, और कैसे पढ़ना है वो बताया, और इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों में क्या क्या लिखना चाहिए वो बिल्कुल पॉइंट वाइज हमने आपको बता दिया है। उसके आधार पर आप लिखने का जितना आप अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे कि
आप में परिष्कार होता जाएगा, आप अच्छा लिखना शुरू करेंगे। और लेकिन लिखने की शुरुआत तो आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक लिखेंगे नहीं आप मेन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आज की प्रैक्टिस होगी, होमवर्क होगा, तभी आप कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, ये सूफीवाद का टॉपिक आज पूरा हुआ, प्रश्न भी हमने बता दिया, बताते चले साथ साथ में। और आज तो सूफीवाद हमने पूरा किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम भक्ति आंदोलन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।